Hi dear student, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma from Akash Inter College, Husainagar. Dear student, in previous video I have taught you people what is a class, and I have also taught you what is a sentence, and along with I have taught the differences between a class and sentence. But today, under synthesis, I will teach you the noun class. First, we will study the definition of the noun class. A noun class is a group of words. Noun class a group of words. शब्दों का एक समूह होता है, having a subject and a verb, जिसमें अपनी एक सब्जेक्ट होती है और क्रिया होती है, मतलब इनकी एक अपनी सब्जेक्ट होती है और एक क्रिया होती है. It works as a noun. जो नाउन क्लास होते हैं वह संज्ञा की भांति कार्य करते हैं. नोट्स प्रमुख ध्यान देने योग्य बात यह है, it has an incomplete sense. It has an incomplete sense, अर्थात जो इनका अर्थ होता है अपूर्ण होता है. अर्थात जो क्लास होते हैं वह अपने पूर्ण भाव को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो सेंटेंस होते हैं वो अपने पूर्ण भाव को व्यक्त कर पाते हैं. It depends upon a principal clause. जो हमारी क्लास होती है वह प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर करती है. अर्थात कहने का आशय यह है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास के द्वारा होता है, मतलब दोनों से मिल करके होता है. एग्जाम्पल, माई फादर asked me where he was. देखिए, माई फादर मेरे पिता, आस्क्ड मी मुझसे पूछा, वेयर ही वाज गोइंग कहाँ वह जा रहा है. देखिए, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज फॉलो इंट्रोगेटिव वर्ड्स. इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमारे होते हैं जैसे वेयर है, हु है, whom है, व्हाट है, दैट है. ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं. अगर कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव कंजक्शन के संयोग से बना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. जैसे आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अध्ययन किया है पिछली कक्षाओं में, किया कि नहीं किया? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कंजक्शन कौन कौन से आते हैं? इफ भी आता है, वेदर भी आता है, और जितने भी प्रश्नवाचक कंजक्शन है जैसे वेयर है, व्हाट है, हूम है, हु है, ये सभी आते हैं. तो जो भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही बनते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम मिश्रित वाक्य के नाम से भी जानते हैं. देखिए, कॉम्प्लेक्स का जो अर्थ होता है, कॉम्प्लेक्स का अर्थ मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य. वैसे अगर कॉम्प्लेक्स के शाब्दिक अर्थ को जाया जाए तो कॉम्प्लेक्स का शाब्दिक अर्थ है जटिल या उलझाऊ. अर्थात ये ऐसे वाक्य होते हैं जो उलझाऊ होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ लिपटे हुए होते हैं, उलझे हुए होते हैं. जैसे आपने कोई पेड़ देखा हो तो पेड़ में जो लताएं होती हैं कभी कभी इतनी उलझाऊ होती हैं कि पेड़ से अलग करना मुश्किल हो जाता है. जैसे आपने बड़ा सा पेड़ देखा और उस बड़ी पेड़ के सहारे कोई लता या कोई बेल पेड़ पर चढ़ जाती है तो कैसे चढ़ती है? लिपट करके चलती है, चढ़ती है. अगर आप उसको ठीक प्रकार से हटाना शुरू कर दे तो हटाना भी मुश्किल हो जाएगा, वो इतना लिपट जाती है. तो ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स का अर्थ पेचीदा, उलझाऊ, अर्थात ये एक दूसरे में लिपटे हुए होते हैं. और इनकी बनाने की विधियां 5 प्रकार से होती हैं. ए नाउन क्लॉज एक्ट्स इन 5 ways. नाउन क्लॉज जो होते हैं 5 प्रकार से कार्य
करते हैं। देखिए जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो सेंटेंसों के योग से इनका निर्माण होता है। इनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जैसे हमने कल हमने पढ़ाया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है और प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी होती है। कल हम पढ़ाए थे, शायद आप लोग आए थे कि नहीं आए थे। तो हमने कल बताया था, इसमें चूज करना भी बताया था कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जैसे हमने बताया था कि वाक्य जैसे माय फादर सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, इधर आ जाइए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है और इधर भी सब्जेक्ट और वर्ब है। तो इनमें से एक जो क्लॉज होती है, एक वाक्य होता है वो मुख्य होता है और एक उप होता है। अब हमने आपको ये भी बताया था कि कौन सा वाक्य उप है। तो देखिए दो वाक्य हैं हमारे, माय फादर आस्क्ड वेयर कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं। तो जिस सेंटेंस के पहले कनेक्टिव यूज किया गया है वो हमारी उपवाक्य होती है। नहीं समझ में आया? हमारी कैसी वाक्य होती है? उपवाक्य। जैसे कोई भी हमारा एग्जाम्पल के रूप में कोई भी जैसे उदाहरण है, नेक्स्ट जैसे हम कल भी बताए थे कि आई कॉल राम बट ही डिड नॉट कम। आई कॉल राम, मैंने राम को पुकारा, बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया। देखिए आई कॉल्ड राम, जैसे मान लीजिए कि हमने बट ही डिड नॉट कम को नहीं लिखा है, तो आई कॉल्ड राम, तो ये हमारा कैसा वाक्य हुआ? मुख्य वाक्य, क्योंकि पहले तो हमारा यही वाक्य लिखा गया है। इसके बाद में हमने जोड़ दिया कि ही डिड नॉट कम। पहले सेंटेंस हमारा यही आया। अगर इसका सृजन ना होता, इसका जन्म ना होता, तो शायद इस सेंटेंस का जन्म ना होता। देखो आई कॉल्ड राम, मैंने राम को पुकारा, बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया। ये सेंटेंस है तभी यह सेंटेंस का सृजन हुआ है। अर्थात हमारा जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये अदर क्लॉज। पहचान का नेक्स्ट, इस सेंटेंस के पहले क्या आया हुआ है? कंजक्शन आया है। तो ये हमारा हुआ, इसमें जो हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कैसी क्लॉज है? कोऑर्डिनेट, समान पदी का क्लॉज है। या तो देखिए प्रिंसिपल क्लॉज तो आना ही आना है किसी भी सेंटेंस में, लेकिन अब इसमें उपवाक्य भी आ सकता है, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज आ सकता है। क्योंकि जो क्लॉज होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसके विषय में हमने कल आपको पढ़ाया भी था। देखिए आप नाउन क्लॉज एक्ट इन 5 ways। जो नाउन क्लॉज होती है कितने प्रकार से कार्य करती है? 5 प्रकार से कार्य करती है। एज सब्जेक्ट, किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में कार्य करती है नाउन क्लॉज। जैसे राम सेज समथिंग, राम कहता है, समथिंग कुछ, समथिंग माने कुछ बातें कहता है। इट इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। देखिए इट इज, हम अगर इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे? यहां हम बना देते हैं, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू व्हाट,
से। इट इज नॉट ट्रू, यह बात सत्य नहीं है। व्हाट राम से, जो कुछ राम कहता है। हमारा ये व्हाट कनेक्टिव हुआ, लेकिन हम तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया इसमें, लेकिन शर्त क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि एज ए सब्जेक्ट। देखिए इसमें नाउन क्लॉज कौन सी है? व्हाट हमारा कनेक्टिव हो गया, नाउन क्लॉज कौन सी है? देखिए नाउन क्लॉज में जो भी कंजक्शन का अर्थ होता है का से शुरू होता है। किससे शुरू होगा? का से। और दूसरी बात यह है कि हम इसका जब हिंदी अर्थ निकालेंगे तो इसका जवाब हमें नाउन क्लॉज से मिलेगा। जैसे इट इज नॉट ट्रू, यह बात सत्य नहीं है। अरे क्या सत्य नहीं है? व्हाट राम से, यानी जो कुछ राम ने कहा। तो ट्रू के बाद में देखिए इट है, ये हमारा इज एक प्रकार से वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। नॉट ट्रू, और इसके बाद में व्हाट राम से, ये एक प्रकार से ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। किस रूप में आया है? ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। तो ये जो व्हाट राम से है, ये हमारी है नाउन क्लॉज। कैसी क्लॉज है? नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज को हम इसमें पहले लिखेंगे, मतलब इस प्रकार से हम नहीं करेंगे। इसमें हम लिखेंगे व्हाट राम सेज, व्हाट राम सेज इज नॉट ट्रू। ये नाउन क्लॉज थी व्हाट राम सेज। अब व्हाट राम सेज सब्जेक्ट के रूप में भी लिख सकते हो, कहने का ये अर्थ है। किस रूप में लिख सकते हो? एज ए सब्जेक्ट। अर्थात इसको हम किस तरह से लिखेंगे? व्हाट राम सेज इट इज नॉट ट्रू। देखिए इसमें जैसे जो है ट्रू के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट को आना चाहिए ट्रू के बाद में, लेकिन ऑब्जेक्ट को किस रूप में लिखा जा सकता है? सब्जेक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें कहने का भाव ये है। नेक्स्ट हमारा ही वाज ए थीफ, वह एक चोर था। ही वाज नोन टू ऑल, ही वाज नोन टू ऑल, सभी लोगों के द्वारा उसे जाना जाता था। तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। दैट ही was known to all. That ये गलत सेंटेंस है, नहीं लिखना चाहिए, हमको लिखना चाहिए that he was a thief, that he was a thief, कि वह एक चोर था। was known to all, was known to all। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, he was known to all that he was a thief। इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में, मतलब करने के 5 तरीके बताए गए हैं। आप कोई भी इनमें से तरीका कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनेगा। मतलब लेकिन तरीके कितने हैं? 5 तरीके हैं। चाहे आप इस विधि का यूज करें, चाहे आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं कि he was known to all, Ram was a thief, he was known to all that Ram was a thief। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब he was known to all, यह बात सभी लोगों के द्वारा जाना जाता था। that he was a thief, कि वह एक चोर था। अच्छा इसको इस प्रकार से बना लीजिए, that he was a thief, कि वह एक चोर था। was known to all, सभी लोगों के द्वारा उसे जाना जाता था।
नेक्स्ट हमारा है एज एन ऑब्जेक्ट। किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। हम ज्यादातर ऑब्जेक्ट के रूप में ही नाउन क्लॉज को पूरा करते हैं। ये विधि सबसे सरल विधि है, प्रचलित है। एज एन ऑब्जेक्ट, जैसे लिखा हुआ द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। एवरीबॉडी नोज, सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो बस सीधा सीधा बना लेना है, एवरीबॉडी नोज, सभी लोग इस बात को जानते हैं। दैट ही द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये किस रूप में हुआ? ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे एवरीबॉडी नोज, नोज के बाद में नोज अच्छा क्या है बताइए? ये एक प्रकार से वर्ब है। क्या है ये? वर्ब। वर्ब के बाद में आता क्या है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस आएगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। एवरीबॉडी नोज दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसको हम इस प्रकार से कर भी सकते हैं, एवरीबॉडी knows that the sun rises in the east. I do not know, मैं नहीं जानता। Someone has taken my pen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। तो कैसे हमें करना है? इनको जोड़ना है। I do not know, मैं नहीं जानता। Someone, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, तो इसको सीधा सीधा बना लेंगे who has taken my pen. I do not know who has taken my pen. देखिए जो ये नाउन क्लॉज होते हैं, जैसे इसमें कौन से कंजक्शन लगते हैं? that है, what है, who है, that, what, who, where, how, ये कंजक्शन यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन भी, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन क्लॉज को सॉल्व किया जाता है। जैसे द टीचर सेज समथिंग, द टीचर अध्यापक, सेज कहते हैं, समथिंग मींस कुछ कहते हैं। प्लीज पे अटेंशन, कृपया ध्यान दो। तो हम क्या बनाएंगे? प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। अब देखिए प्लीज पे अटेंशन, अब हम किसका यूज करेंगे? टू। टू क्या है? प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट के रूप में। पे अटेंशन हमारा वर्ब है। क्या है? अब ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट की जगह पर हमारा वाक्य आएगा टू व्हाट टीचर से, जो कुछ अध्यापक कहते हैं। टू व्हाट द टीचर सेड। नेक्स्ट हमारा प्लीज लिसन केयरफुली, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। फादर इज सेइंग, यानी पिताजी कह रहे हैं। तो प्लीज लिसन केयरफुली टू व्हाट फादर इज सेइंग। ऐसे वाक्य में अगर लिसन आ जाए और पे अटेंशन आ जाए तो टू लगाकर, टू व्हाट लगाकर के वाक्य को हल करना है। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए वाक्य में क्या हो? प्लीज पे अटेंशन हो, लिसन टू मी केयरफुली हो, या लिसन टू मी हो, तो टू लगा करके हम टू व्हाट लगा करके आगे के वाक्य को यूज करते हो रखेंगे। तो इसको सॉल्व कर लोगे, क्या लिखोगे? प्लीज लिसन केयरफुली टू व्हाट फादर इज सेइंग। नेक्स्ट हमारा एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट जानते हो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट पूरक। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें कॉम्प्लीमेंट आते हैं। जैसे देखो यहाँ यू आर हैप्पी, क्या लिखा हुआ है? यू आर। तो यहाँ पर हैप्पी क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्या है?
कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये एडजेक्टिव आया हुआ है। क्या है? एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है। तुम पसंद हो, आई एम रिच, मैं धनी हूँ। कुछ भी आ सकता है, यू आर किसी का नाम आ सकता है, तुम राम हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। ये ज्यादातर जो लिंकिंग वर्ब होते हैं इन्हीं के बाद में कॉम्प्लीमेंट आते हैं। लिंकिंग वर्ब समझते हो? इज एम वाज वेयर, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं यदि ये ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आते हैं, तो इन्हें हम लिंकिंग वर्ब के नाम से। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है इसको इससे जोड़ना, इसको इससे, और खड़ी हमारी ये लिंक। लिंक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि लिंक लगा लिया इन्होंने यहाँ पर। लिंक, लिंक का मतलब होता है योग, जोड़। अगर जैसे और के बाद में वर्ब होता उसमें आईएनजी लगी होती तो एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता, तब जो है ये लिंकिंग वर्ब हमारा नहीं कहा जाता। लेकिन ऐसे जैसे कहा जाए कि ही वाज ए किंग, वह एक राजा था, तो वाज किस रूप में यहाँ पर आया? लिंकिंग वर्ब के रूप में। जैसे कहते कि आई एम ए सिंगर, तो एम से कोई टेंस बन रहा है? नहीं बन रहा, तो ये किस रूप में आ रहा है? केवल लिंकिंग वर्ब के रूप में कि मैं एक गायक हूँ। नेक्स्ट हमारा है एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी नाउन क्लॉज आती है। जैसे दिस इज ए ट्रूथ, यह बात सत्य है। द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, द अर्थ पृथ्वी मूव्ड अराउंड द सन, सूर्य का चक्कर लगाती है, यह बात सत्य है। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इसको हम बना लें सब्जेक्ट और इज, वाज, वेयर आदि लगा करके हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में वाक्य जिम्पतिव रख दें। तो ट्रू को क्या हम कर देंगे? दी ट्रूथ। ट्रूथ माने देखिए ट्रू क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। लेकिन हम इसको सब्जेक्टिव केस में बनाएंगे तो ट्रूथ बनाएंगे, क्योंकि ट्रूथ माने होता है सत्य। सत्य नाउन हो गया, ट्रू हमारा एडजेक्टिव है, और ये ट्रूथ क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है, और सब्जेक्ट का कार्य कौन करेगा? नाउन ही करेगा। तो द ट्रूथ इज, द ट्रूथ इज दैट, द ट्रूथ इज दैट the earth moved around the sun। जैसे you will be victorious, तुम विजयी होगे। It is my belief, it is मेरा विश्वास है कि तुम विजयी होगे। तो क्या करना है कॉम्प्लीमेंट के रूप में? कैसे बनाओगे? माई बिलीफ इज, मेरा विश्वास है कि, माई बिलीफ इज, मेरा विश्वास है कि, दैट यू विल बी विक्टोरियस, अर्थात तुम विजयी होगे। नेक्स्ट हमारा है एज ए अपोजिशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। देखिए अपोजिशन, अपोजिशन के अर्थ को पहले समझना जरूरी है। अपोजिशन माने होता है साइड बाय साइड। क्या होता है? साइड बाय। पहले तो अपोजिशन के अर्थ को समझिए कि अपोजिशन होता क्या है। अपोजिशन मीन्स क्या होता है? साइड बाय साइड, बगल बगल में। साइड बाय साइड क्या है? बगल बगल में, पास पास। अपोजिशन देखिए इससे संबंधित एक एग्जांपल समझ लीजिए, तब ये समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। जैसे कहा जाए शिवम, जैसे आकाश, डिस्टेंस ऑफ माई मैनेजर is a mysterious boy।
देखिए आकाश, आकाश कौन है? द सन ऑफ माई मैनेजर, मेरे मैनेजर का पुत्र है। इज अ मिस्टीरियस बॉय, एक शरारती लड़का। क्या है देखो इसमें, ये जो आकाश है द सन ऑफ माई मैनेजर, ये सेम है, एक है। आकाश द सन ऑफ माई मैनेजर क्या है? सेम है। जैसे कहा जाए कि जितेंद्र सर माई इंग्लिश टीचर कामा बीट मी मर्सीलेसली। जितेंद्र सर कामा माई इंग्लिश टीचर, मेरे अंग्रेजी के अध्यापक ने बीट मी मर्सीलेसली, मुझे निर्दयतापूर्वक पीटा। तो ये बताइए माई इंग्लिश टीचर और जितेंद्र सर एक है कि अलग अलग? सेम है। साइड बाय साइड इनको क्यों रखा गया? क्योंकि ये वर्ड हमारा द सन ऑफ माई मैनेजर सेम है, इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट है। केवल कामा, केवल इसका ये विशेषक के रूप में रखा गया इतना। तो ये बगल बगल में, इसीलिए कहाँ है साइड बाय साइड रखा गया इनको। तो ये होता है अपोजिशन। ये सिंपल सेंटेंस में आपको पढ़ाया जाएगा, इसका एक चैप्टर है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है? सुभाष चंद्र बोस डाइड इन एन एयर क्रैश। सुभाष चंद्र बोस डाइड, मर गए थे। कहाँ मर गए थे? इन एन एयर क्रैश, एक वायु दुर्घटना में मर गए। सुभाष चंद्र बोस एक वायु दुर्घटना में मर गए थे, या सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक वायु दुर्घटना में हो गई थी। दिस इज ए फैक्ट, यह एक तथ्य है, यह एक तथ्य है। देखिए तथ्य, दी फैक्ट, क्या लिखोगे? दी फैक्ट, दी फैक्ट। फैक्ट क्या है बताओ? तथ्य। द फैक्ट दैट सुभाष समझ में आया? द फैक्ट। अब इसको देखिए, फैक्ट तथ्य हमारा क्या है कि सुभाष चंद्र बोस एयर क्रैश में मर गए थे। तो ये इसमें ये द फैक्ट और सुभाष चंद्र बोस डाइड इन एयर क्रैश, ये सेम है, इसलिए इनको द फैक्ट ये है और सुभाष चंद्र बोस का ये सेम वर्ड है। फैक्ट यही है, जो सुभाष चंद्र बोस एयर क्रैश में खत्म हो गए थे, ये एक प्रकार से फैक्ट है। तो फैक्ट और ये वर्ड सेंटेंस इनको पास्ट फॉर्म में रख दिया गया, दैट लगा सकते हैं, यदि अपोजिशन